नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा आज दिन भर इंडिया टीवी के चुनाव मंच में लोकसभा के चुनाव की चर्चा हुई। सरकार के मंत्रियों ने, सरकार के नेताओं ने और विरोधी दलों के नेताओं ने खुलकर बात की आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव में सेकंड फेज की वोटिंग के लिए भी कैंपेन खत्म हो गया। चुनाव अपने चरम पर है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को पोलिंग होनी है। कैंपेन खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक बड़ा ट्विस्ट दे दिया। मोदी ने कहा कि विरोधी दल मोदी के डर से एक हो गए हैं, लेकिन अब तक यह तय नहीं कर पाए कि उनका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का दावेदार उनकी तरफ से कौन होगा। मोदी ने कहा, पता यह लगा कि अब विरोधी दलों के नेता प्रधानमंत्री पद पर एक एक साल का फॉर्मूला लगाने पर विचार कर रहे हैं। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं। मोदी ने पूछा, सोचिए अगर ऐसा हुआ तो देश का क्या हाल होगा। मोदी के इस बयान का क्या असर हुआ, विरोधी दलों ने इसका क्या जवाब दिया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा कांग्रेस की नई मुसीबत के बारे में। इस मुसीबत के बारे में आज इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर भी काफी चर्चा हुई। असल में सेकंड फेज की वोटिंग से सिर्फ 48 घंटे पहले अमेरिका में बैठे कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पित्रोदा ने एक बड़ा धमाका कर दिया। ऐसा धमाका जिसकी गूंज आज हमारे देश की राजनीति में दिन भर सुनाई थी। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जो इल्जाम लगाया था, सैम पित्रोदा ने उसे कंफर्म कर दिया, बल्कि उससे आगे की बात कहती। सैम पित्रोदा ने कहा, अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। भारत में अभी ऐसा कानून नहीं है, लेकिन इस पर विचार होना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जो संपत्ति है उसमें से कम आधा हिस्सा सरकार के पास जाए, सिर्फ आधा हिस्सा उसके बच्चों को दिया जाए। सैम पित्रोदा की यह बात चुनाव कैंपेन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ से लेकर सुधांशु त्रिवेदी तक सबने इसे इशू बनाया। मोदी ने कहा, अब एक्सरे का मतलब भी सामने आ गया। कांग्रेस देश के लोग की संपत्ति का सर्वे कराएगी, उस पर कब्जा करेगी। जिनकी मौत हो जाएगी उनकी आधी संपत्ति हत्या कर अपने चहेते वोट बैंक को बांट देगी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का नारा है, लूट का खेल, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मोदी ने कहा, अभी तक इशारों में बात हो रही थी, लेकिन अब युवराज के गुरु ने सारा खेल उजागर कर दिया। सैम पित्रोदा का यह बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश तक सबने इस मुद्दे पर बार बार सफाई देने की कोशिश की। सैम पित्रोदा के बयान का बचाव किया। कांग्रेस ने क्या क्या तर्क दिए ये मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सैम पित्रोदा ने बयान देने के बाद अपनी सफाई में क्या कहा, कैसे मामला और कॉम्प्लिकेट कर दिया, यह भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह दिखाता हूं कि एंटी मोदी मोर्चे में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर मोदी ने आज बैतूल की रैली में क्या कहा। आपको यह सुनकर हंसी भी आ जाएगी और डर भी लगेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इंडी गठबंधन वालों में चर्चा चल रही है, क्योंकि मोदी बार बार पूछता है कि बताओ भाई, इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करें। नाम तो बताना चाहिए ना भाई। आप बिना नाम इतना बड़ा देश किसी को सुपुर्द कर सकते हो क्या? ये लोग नाम बताने को तैयार नहीं है। ये लोग तो बता दिए भाई मोदी है, बताओ आपको देना है तो ये मोदी है, दीजिए। कहा कि नहीं कहा? आपके सामने नाम है ना, दूसरी तरफ नाम ही नहीं है। आपको पता है वो किसको देना चाहते हैं? पता है किसी को? तो ऐसा अंधेरे में हम तीर मार सकते हैं क्या? ये लोग इसका जवाब ढूंढ रहे थे, जवाब मिल नहीं रहा था। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है
कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का, क्या होगा, क्या होगा मुझे बताइए। देश बचेगा क्या? इसका मतलब ये PM की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए, जो बोली बोलेगा 1 साल बैठेगा। और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत कह करके सो जाने वाला मुद्दा नहीं है। ये बहुत डरावना खेल है, ये देश को तबाह करने वाला खेल है। ये सपना हसीन नहीं है, ये आपके सपनों को चूर चूर करने वाला खेल है दोस्तों। मोदी ने जो कहा इसकी एक बैकग्राउंड है। असल में जब इंडिया नाम का अलायंस बना था तब सारे बड़े बड़े लीडर्स एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए थे। तभी से पूछा जा रहा था कि मोदी के विरोध में जो गठबंधन बना है उसका चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम सजेस्ट किया गया, फिर ममता बनर्जी का नाम आया और इसके बाद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सजेस्ट किया। पहले 2 तो अलायंस में से निकल गए, जो बचे उनमें से खड़गे के नाम पर कांग्रेस के नेता ही राजी नहीं हुए। फिर किसने कहा कि शरद पवार सबसे सीनियर है, किसी ने कहा कि साउथ का नाम होना चाहिए, स्टालिन के नाम पर दाव लगाया जाए। इसलिए एक नेता ने यह फॉर्मूला सुझाया कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री हो। मोदी विरोधी के कुछ नेता यह भी तर्क देते हैं कि एक पार्टी की, एक लीडर की मजबूत सरकार से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए रीजनल पार्टियों को, रीजनल नेताओं को सरकार बनाने का, प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। लेकिन सच है कि देश ने पहले कई बार ऐसी मिलीजुली सरकारें देखी हैं, उनका अनुभव कभी अच्छा नहीं रहा। खिचड़ी सरकारें दबाव में काम करती हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था अच्छी हो, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा हो, इसके लिए एक मजबूत लीडर और एक मजबूत नेता की आवश्यकता होती है। विरोधी दलों के नेता भी मानते हैं कि इस समय देश में नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर लीडर हैं, लोकप्रिय हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, जो करते हैं, उसको रेलेवेंट बनाने के लिए कांग्रेस के नेता पूरी सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। आज एक बार फिर ऐसा हुआ। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने नरेंद्र मोदी के हाथ में एक बड़ा इशू दे दिया। नरेंद्र मोदी ने आज हर रैली में सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर तगड़ा हमला किया। मोदी ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियां की, सागर में बड़ा रोड शो किया। सरगुजा, सागर, बैतूल तीनों रैलियों में मोदी ने बिना नाम लिए सैम पित्रोदा के एक स्टेटमेंट का जिक्र किया। हर जगह मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी तक तो लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की बात कर रही थी, लोगों के बैंक अकाउंट और गहने का एक्सरे करने की बात कर रही थी, लेकिन आज पता लगा कांग्रेस के इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का हिडन एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। युवराज के सलाहकार ने कह दिया कि भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, और इसके बाद मोदी ने इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब समझाया। मोदी ने कहा कि दादा दादी ने नाती पोतों के लिए, माता पिता ने अपने बच्चों के लिए जो पैसा, प्रॉपर्टी और गहने जमा करके रखे हैं, कांग्रेस की सरकार आई तो आधे से ज्यादा सरकार छीन लेगी, टैक्स के नाम पर आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी हथिया लेगी और इस संपत्ति को अपने खास
वोट बैंक को बांट देगी। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। हमारे यहां घर में बूढ़े मां बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा ना, अच्छी एक आध चीज होगी तो संभाल करके रखेगी, खुद भी पहनेगी नहीं। क्यों? वो सोचती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूंगी, मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूंगी। यानी तीन तीन पीढ़ी का सोच करके वो खुद अपना हक भी नहीं भोगती, वो बचा के रखती है ताकि अपने नाते नाती को भी दे सके। ये मेरे देश का स्वभाव है। भारत के मूलभूत संस्कार पर ये कांग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने जा रही है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हमारे देश में इस तरह का टैक्स कैसे लग सकता है, किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल कैसे आ सकता है, और अगर विचार आ भी गया तो चुनाव के वक्त किसी राजनीतिक पार्टी का नेता इस तरह की बात कैसे कह सकता है, और खासतौर से तब जब नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से लगातार इसी तरह के इश्यूज उठा रहे हैं। लेकिन सच बहुत कड़वा है, और सच यह है कि सैम पित्रोदा ने ऐसा ही कहा। मैं आपको सैम पित्रोदा का वो बयान सुनवा देता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका में तो इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी 55% प्रॉपर्टी, 55% प्रॉपर्टी सरकार को यानी पब्लिक को मिलती है, लेकिन इंडिया में ऐसा कानून नहीं है। सैम पित्रोदा कहते हैं भारत में भी ऐसा कानून होना चाहिए, लोगों की संपत्ति का सर्वे होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that.
If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people. सैम पित्रोदा को इस बात पर हैरानी है कि अमेरिका जैसा इनहेरिटेंस टैक्स भारत में क्यों नहीं है, लेकिन उनका बयान सुनकर भारत के लोग हैरान हैं। अमेरिका में बैठकर दिया गया सैम पित्रोदा का यह 2 मिनट का बयान लोकसभा चुनाव का बड़ा इशू बन गया। आज अमित शाह ने तो महाराष्ट्र और केरल में कैंपेन पर निकलने से पहले ही सैम पित्रोदा के बयान पर रिएक्ट किया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस की मंशा अब देश के सामने आ गई है। सैम पित्रोदा कांग्रेस की नीतियां तैयार करते हैं, उनका बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस आम लोगों की संपत्ति को सरकारी कब्जे में लेकर मुसलमानों को देना चाहती है। अमित शाह ने कहा, अगर कांग्रेस की मंशा नहीं है तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात क्यों नहीं हटा देते और कांग्रेस खुलकर कहे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का नहीं, गरीबों का है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इनहेरिटेंस टैक्स पर सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चे की तरफ से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के हेडक्वार्टर तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड तोड़कर आगे निकल गए, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाई, प्रदर्शनकारियों को काबू किया और उन्हें कांग्रेस के दफ्तर की तरफ नहीं जाने दिया। सैम पित्रोदा तो अमेरिका में बयान देकर सो गए होंगे, लेकिन यहां कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ गई। सैम के बयान पर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने सफाई देने की कोशिश की। राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा उनके फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रहे हैं, लेकिन पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स पर जो कुछ कहा है यह उनकी निजी राय है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सनसनी फैलाने के लिए सैम पित्रोदा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। पहले चरण में वो उनका सफाया हुआ है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में उनको हाफ होगा, मध्य भारत में उनका घटेगा, और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। और जो मुद्दे हैं
और जो बातें पिट्रोड़ा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पिट्रोड़ा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। असल में सैम पित्रोदा कोई साधारण आदमी नहीं है। वो राजीव गांधी के सलाहकार रह चुके हैं, वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उनके सारे विजिट्स सैम पित्रोदा ऑर्गेनाइज करते हैं। इसलिए सैम पित्रोदा के बयान ने सनसनी तो पैदा की। अब इसके बारे में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो वो और भी नाराज हो गए, पत्रकारों पर भड़क हुए। खड़गे ने कहा सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भारत में उनका कोई रोल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मोदी पित्रोदा के बयान को लेकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। How can there is a constitution and constitution never allows to do this, and we don't have any intention. Why you are putting his ideas in our mouth? Why you are propagating? He is just for votes. He is playing all this game. You take it from me, and you should also realize. मल्लिकार्जुन खड़गे मानते हैं कि सैम पित्रोदा कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नीतियों में उनका रोल है, निर्धारण में। इसलिए इस सवाल पर प्रियंका गांधी भी बोली। प्रियंका ने कहा बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है और कांग्रेस के न्याय पत्र का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता जनता को डराने और गुमराह करने में जुट गए हैं। प्रियंका ने कहा फर्स्ट फेज के रुझान देखकर मोदी और बीजेपी दोनों बौखला गए हैं, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। ये इनकी पुरानी आदत है। हम शुरू से और अभी तक हम विजन की बात कर रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं कह रहे हैं कि ये हमारी गारंटी है, इस तरह से हम रोजगार बनाएंगे, महिलाओं को हम ये देंगे, महिलाओं के लिए हम ये रोजगार देंगे, आदिवासियों के लिए ये करेंगे, SC ST के लिए ये करेंगे। हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं। अब इनके जो भाषण है आप सुनते हैं, आप देखते हैं क्या कहाँ है ये बातें। कौन सा विजन भाई? आपने तो देश की सारी संपत्ति दे दी अपने दोस्तों को, आपने तो दे दी ना सारी संपत्ति, सारे कोयले के खदान, सारे बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, सारी सड़कें आपने सब दे दी अपने दोस्तों को। क्या यही है आपका विजन? आपका आम आदमी के लिए क्या विजन है? आप रोजगार देने के लिए क्या कर रहे हैं? मजे की बात यह कि जब सैम पित्रोदा के मुद्दे पर सियासत गर्म हुई, देश भर में चर्चा शुरू हो गई, उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस के सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोल रहे थे। जहां पर राहुल ने सैम पित्रोदा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्रांतिकारी है, नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। और राहुल ने कहा कि चूंकि कांग्रेस पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनका हक देने का वादा कर रही है, जातिगत जनगणना कराना चाहती है, इसके कारण बीजेपी परेशान है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए हैं। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए, यह पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।
नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। यह मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह आप बात समझ लीजिए। यह अब मेरा लाइफ का मिशन है। मैंने आपको सैम पित्रोदा का बयान वर्बटिम एग्जैक्टली क्या कहा वो सुनवा दिया। इस पर जयराम रमेश ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, सबकी बात सुनवा दी। अब सुनिए बीजेपी की बात। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के भी गुरु थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल को विरासत में मिले गुरु ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का बिल्कुल सटीक एक्सरे कर दिया है। अब कपड़े से ढकने से कुछ नहीं होगा, हकीकत साफ साफ दिख चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी विरासत में मिली कांग्रेस को परिवार से बाहर नहीं जाने देना चाहते, लेकिन देश के लोगों की विरासत छीनकर, संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं और देश इसे कभी मंजूर नहीं करेगा। मैनिफेस्टो में लिखा था उनके अपदस्थ अध्यक्ष को विरासत में मिले हुए उनके स्वर्गीय पिताजी के गुरु सैम पित्रोदा ने ऐसा एक्सरे कर दिया है उस मैनिफेस्टो का कि अब राहुल गांधी जी भी कुछ बोल ले या कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कुछ बोल ले, आप सभी जानते हैं अगर एक बार एक्सरे हो जाए फिर कितना भी कपड़े से ढकने का प्रयास करो वो हकीकत सामने आ जाती है। तो वो हकीकत अब पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है और अब एक्सरे इज कंप्लीट। अब वो सीटी स्कैन और एमआरआई भी करा लें तो अब बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि देश की विरासत पर जब सांस्कृतिक गौरव विरासत की बात आती है तो उस पर इनकी कुदृष्टि होती है और देश के जन जन की विरासत पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। मैं देश के प्रबुद्ध लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, भारत का जो भी नागरिक है, कई पीढ़ियों से रह रहा, उसका कुछ तो है इस देश में, अकाउंट है, उसका घर द्वार है, उसका कोई तो ठीहा है। अगर वो भूमिहीन भी है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो अपना कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते, उन्हीं के पास विरासत का कुछ भी नहीं है। तो आप इन द नेम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसको बांटेंगे? गंभीरता के साथ कह रहा हूं, विचार करके बताइए। वही जो घुसपैठी है वही तो कहेंगे ना हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना कोई इनहेरिटेंस है, ना हमारे पास कोई पैसा है, ना हमारे पास कोई जमीन है, ना कुछ नहीं है। तो साहब आपके हिसाब से वो भूमिहीन वाली कैटेगरी में आएंगे। आगे बहुत अंधेरा है और संभल कर चलना है। जब हमारे देश में सारा रायता फैल गया, इसे समेटने की कांग्रेस के नेताओं की सारी कोशिशें बेकार हो गई, तो सैम पित्रोदा ने एक सफाई दी। सैम पित्रोदा ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो कुछ कहा वो उनकी निजी राय थी, लेकिन उस पर सियासत हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पित्रोदा ने कहा कि मेरे बयान से कांग्रेस की नीतियों का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया वो वीडियो पर है और ट्विटर पर लिखकर कह दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जो बयान मैंने आपको सुनवाया, जो बयान मीडिया में आया, उसमें तोड़ने मरोड़ने लायक कुछ है ही नहीं। सैम पित्रोदा ने जो कहा वही आपने सुना। सैम पित्रोदा के बयान पर इंडिया टीवी के चुनाव मंच में आज दिन भर चर्चा हुई।
बहुत सारे रिएक्शंस आए और अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तफसील से सैम पित्रोदा के बयान का मतलब समझाया। एस जयशंकर ने कहा, सैम पित्रोदा के बयान को आइसोलेशन में देखना गलत होगा। यह कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के नेताओं का बयान और अब सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट यही दिखाता है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे कराना चाहती है और उसे एक खास वर्ग को देना चाहती है। तो आप माने आइसोलेटेड, माने ये खाली एक व्यक्ति का एक बयान नहीं है, इसमें एक पूरा विचार है। मैं थोड़ा विचार मैं आपको समझा देता हूँ। पहले बात करते हैं कि देश में सर्वे होना चाहिए। करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी करती है कि देश में सर्वे होना चाहिए। किसकी सर्वे होनी चाहिए? सबकी संपत्ति, आप सबकी संपत्ति की सर्वे होनी चाहिए। अब आप जानते हैं कोई सर्वे तो वैसे नहीं करता ना, कारण होता है सर्वे करने के लिए। फिर कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो जो है बहुत क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो। तो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे होगा, ये रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये भी कहते आए आज नहीं, सालों से, कि कुछ लोगों का पहला अधिकार बनता है, माने प्रॉपर्टी आपकी, संपत्ति आपकी हो, पर किसी और का पहला अधिकार उस पे होगा। और जो पित्रोदा जी जो कह रहे थे, क्योंकि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो आपको अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे ताकि आप ये मान जाए सिस्टम। अब बाद में उनको समझ आया कि भाई इसका रिएक्शन होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई वो पित्रोदा हमारे लिए काम नहीं करता, पता नहीं वो अपने क्यों कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। पर अगर आप रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड क्या कहता है? राहुल गांधी कहते हैं सर्वे होना चाहिए, फिर कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहते हैं हमारा मैनिफेस्टो रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है। उनके मेंटर, क्योंकि वो खुद कहते हैं ये मेरे मेंटर हैं, वो कहते हैं दुनिया में ऐसी प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं। और अगर आप देखें, आंध्र प्रदेश में देखें वाईएसआर के समय में, कर्नाटक में देखें, अभी भी देखें आप, जो पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से कहलवाया गया, क्योंकि उस समय रिमोट कंट्रोल जो है वो डिसाइड करती थी, वो कहते थे जहाँ ज़रूरत पड़ती थी। जब वो कहते थे तो आप सबको फिट करिए, आपको एक पिक्चर मिलता है। और मैं बताऊं ये पिक्चर क्या है? ये पित्रोदा की सोच नहीं है, ये राहुल गांधी की सोच भी नहीं है पूरी, ये पारिवारिक सोच। अच्छा। ये नेहरू की सोच है, ये इंदिरा गांधी की सोच है, ये राजीव गांधी की सोच है। आज चौथी पीढ़ी जो है ये सोच लेके जा रहा है कि जो लाइसेंस राज, कंट्रोल राज, पॉवर्टी राज की संपत्ति आप सबका हो, पर भाई हम डिसाइड करेंगे कि आपकी संपत्ति आपके साथ रहेगी या नहीं। और अगर हमें लगता है कि आपकी संपत्ति का अधिकार किसी को और को होता है, ये भी हमारा हक है कि आपकी संपत्ति कहाँ जाए। जी, एस जयशंकर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। असल में सैम पित्रोदा की आदत है, पहले आग लगाते हैं, फिर फायर ब्रिगेड बनकर पानी छिड़कने की कोशिश करते हैं। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने 2019 के इलेक्शन से पहले 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर कहा था जो हुआ सो हुआ। उनका यह बयान कितना बड़ा इशू बन गया था आपको याद होगा। नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभाओं में सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र किया। उस वक्त भी कांग्रेस ने सैम के बयान को पर्सनल कमेंट कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ यह पूरे देश ने देखा। कांग्रेस अपने न्यूनतम स्कोर पर पहुंच गई। इस बार इलेक्शन के दौरान सैम ने फिर मुंह खोला। अब कह दिया मौत के बाद व्यक्ति की संपत्ति में आधा सरकार के कब्जे में आ जाना चाहिए। राहुल गांधी लोगों की संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा संपत्ति को सरकार के कब्जे में लेकर लोगों को बीच बांटने की बात पहले से कह रहे हैं। कांग्रेस ने सर्वे की बात घोषणा पत्र में लिखी है। अब तीनों बातों को जोड़कर देखा जाए तो मतलब वही निकलता है
जो मोदी ने कहा। इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस के पास बचाव का कोई मौका नहीं बचा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है जिन लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है उनकी प्रॉपर्टी लेकर उन लोगों में बांटी जाएगी जिनके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब सुधांशु त्रिवेदी ने आज बताया। उन्होंने कहा जमीन जायदाद और पैसा तो उन्हीं लोगों के पास नहीं है जो दूसरे देशों से आए हैं, जो घुसपैठी हैं। और घुसपैठी कौन है, कांग्रेस किसे संपत्ति देना चाहती है, यह मोदी बार बार बता रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी ने कहा लोगों की संपत्ति अपने खास वोट बैंक को देना कांग्रेस का मंसूबा है। सरगुजा की रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी के हिस्से का रिजर्वेशन मुसलमानों को दे रही है। कर्नाटक इसका सबूत है, जहां कांग्रेस की सरकार है और वहां ओबीसी कोटे से 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है। जब संविधान बन रहा था, बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15% आरक्षण की बात कही और यह भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो कोटा है उसी में से चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षण दिया जाए। 2009 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यही इरादा भी जताया। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे। कई साल पहले कांग्रेस ने कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू भी कर दिया था। जब वहां बीजेपी सरकार आई तो हमने कांग्रेस ने जो निर्णय किया था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। मोदी ने कल आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण देने की कांग्रेस की कोशिश के बारे में बताया था। आज उन्होंने कर्नाटक के मसले का जिक्र किया। असल में कर्नाटक में मुस्लिम जातियों को वीकर सेक्शन में शामिल करके उन्हें 4% आरक्षण दिया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब बैकवर्ड कमीशन ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से पूछा है कि जब संविधान में मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता तो कर्नाटक में मुसलमानों को किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। आज मोदी ने यही मुद्दा उठाया। क्योंकि बात सही है इसलिए कांग्रेस के नेता इससे इनकार तो नहीं कर सकते कि कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा। आज बीके हरिप्रसाद ने कहा मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं गरीबी के आधार पर दिया जा रहा है। ये झूठों का सरदार करके साबित कर रहा है। 2B में, 2A में, 2B में, 3AB में बहुत कास्ट को भी हम लोगों ने रिजर्वेशन किया है अनेक्चर में।
तो धर्म के आधार पे कहीं भी रिजर्वेशन नहीं दिया है। लोग एनसीपीसी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कैसा फंक्शन करते हैं, तो कोई धर्म का नाम पे ये नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कोई कास्ट का नाम पे रिजर्वेशन नहीं है, क्लास का नाम पे, बैकवर्ड क्लासेस का नाम पे ये आरक्षण 4% जो दिया था। ये बात समझने की जरूरत है कि कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण आज से नहीं 30 साल से मिल रहा है। सारी मुस्लिम जातियों को वीकर सेक्शन में शामिल करके पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया और उन्हें 4% आरक्षण दे दिया गया। पिछले साल बीजेपी सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके वोकालिंगा और लिंगायत समुदायों को 2-2% रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बन गई और वहां अभी भी सभी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिल रहा है। इसीलिए मोदी ने कहा कांग्रेस पिछड़े वर्ग की दुश्मन है। कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण कम करके मुसलमानों को देने की साजिश रच रही है और कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि मजहब के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने का उसका कोई इरादा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आज महाराष्ट्र में अमित शाह और राहुल गांधी दोनों ने चुनावी रैलियां की। अमरावती में राहुल गांधी और अमित शाह दोनों नेताओं की पब्लिक मीटिंग्स हुई। अमरावती में बीजेपी की तरफ से नवनीत राणा मैदान में है, जबकि बलवंत वानखेड़े कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में यह सीट नवनीत राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा अगर मोदी की सरकार एक बार फिर बन गई तो देश के लोग और गरीब हो जाएंगे और अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हर नागरिक को लखपति बना देगी। हर बेरोजगार के खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। समाज के हर वर्ग को न्याय मिलेगा। राहुल ने कहा बीजेपी अगर फिर सत्ता में आई तो संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने मोदी के इरादे को पकड़ लिया है, जनता को बता दिया है, इसीलिए आजकल मोदी ध्यान भटकाने वाली बातें हर रैली में कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे ये संविधान कैसे बदला जाता है। ये संविधान एक किताब नहीं है भाइयों और बहनों, ये गरीबों का हथियार है और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की रैली के तुरंत बाद अमित शाह भी अमरावती पहुंचे और राहुल के आरोपों का करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में आई तो न संविधान बदलेगा न आरक्षण खत्म होगा। संविधान और आरक्षण की असली दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी है। एक कांग्रेस पार्टी एक अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज स्पष्टता कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण को जाने देगी ना हटाएगी। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है, नरेंद्र मोदी का गारंटी। अरे कांग्रेस वालों, झूठ क्या बोलते हो? हमें बहुमत मिला, हमने बहुमत का उपयोग 370 हटाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया। महाराष्ट्र में इस बार मुकाबला अच्छा दिखाई दे रहा है। तमाम तरह की अंदरूनी मुश्किलात के बाद महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंसेस में शामिल पार्टियों ने सीटों को बंटवारा कर लिया है और सब मिलकर लड़ रहे हैं। इसीलिए मुकाबला कांटे का है। लेकिन अगले एक हफ्ते में नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में 7 रैलियां होनी हैं। मोदी कोल्हापुर, सतारा,
सोलापुर, पुणे, धाराशिव और लातूर में पब्लिक मीटिंग्स करेंगे। बीजेपी को भरोसा है कि महाराष्ट्र में जब नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी उसके बाद मुकाबले में कोई नहीं रहेगा। वैसे इस बार केरल में भी हालात इंटरेस्टिंग है। केरल की सभी 20 सीटों पर परसों वोटिंग होनी है और पहली बार बीजेपी केरल में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। अमित शाह ने महाराष्ट्र से पहले केरल का दौरा किया। उन्होंने अलापुड़ा की रैली में कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट ने केरल को आतंकवाद का अड्डा बना दिया और कांग्रेस भी पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों को सपोर्ट करती है और चुनाव में उसकी मदद लेती है। अमित शाह ने कहा कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस दिखावे के लिए लड़ते हैं और दिल्ली में दोनों इलू इलू करते हैं। दोनों मिलकर जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये सो कॉल्ड इंडी अलायंस अब पूरा एक्सपोज हो चुका है। इंडी अलायंस के दो घटक कम्युनिस्ट और कांग्रेस दिल्ली में तो एक मंच पर आते हैं, केरल और बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं। इनकी ये लड़ाई नकली लड़ाई है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है। संभल कर रखना केरल वालों। दुनिया में कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं, देश में भी कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं और कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। कम्युनिस्टों के शासन में, कांग्रेस के शासन में केरल में टेररिज्म को पनाह देने का काम किया है। वोट बैंक के चक्कर में पीएफआई का समर्थन करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों ने किया है। सीपीएम कह रही है भारत एटॉमिक पावर नहीं रहेगा। मैं सीपीएम के आकाओं से कहना चाहता हूं, पहले आप जहां जहां कम्युनिस्ट शासन है वहां कहिए कि एटॉमिक पावर न रहे। भारत मोदी जी के नेतृत्व में, पहले अटल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में एटॉमिक पावर बना है और ये बना रहेगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। प्रियंका गांधी भी आज केरल में थी। उन्होंने वायनाड में राहुल गांधी के लिए वोट मांगे। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी और लेफ्ट दोनों मिले हुए हैं, दोनों राहुल को निशाना बनाते हैं। प्रियंका गांधी ने आज वायनाड में 3 जगह पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया और हर जगह ये कहा कि राहुल पर हर तरफ हमले हो रहे हैं, लेकिन उनका भाई डरने वाला नहीं है, वो लोगों की भलाई के लिए लड़ रहा है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठा प्रचार करते हैं। मोदी सरकार विरोधी दलों के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं, लेकिन केरल में मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ करप्शन के आरोपों के बावजूद मोदी सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। इसका मतलब साफ है, बीजेपी और लेफ्ट में एडजस्टमेंट हो गया है। He has done but distract the public, divert the public's attention from real issues. And he continues to do it every single day of this election campaign. On the other hand, you have an MP from here, my brother Rahul, who has done nothing but fight for you. They called him all sorts of names. They abused him every day. They spread lies about him. They made videos on social media lying about him. They continue to do it every single day, but he did not stop. They put false cases against him in every corner of this country, in Gujarat, in Bihar, elsewhere, so that they should harass him as much as they could. Called his martyred father a traitor to this nation. They called his martyred grandmother a traitor to this nation. They called his grandfather, great-grandfather names. They called his mother names. They attacked his family, but he did not stop fighting for you. They threw him out of parliament. They threw him out of his house. He still did not stop fighting for you. You look at Kerala itself. Look at the government that is running here. It is fully colluding with the BJP. The only person they attack is Rahul Gandhi. And please be very alert and notice this, that the Kerala Chief Minister's name has come up in many scams.
but nowhere has Modi ji's government taken any action against. आज प्रियंका ने केरल में जो कहा, राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि मोदी ने दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पिनराई विजयन के खिलाफ करप्शन के गंभीर आरोप हैं। राहुल के इस बयान से नीलांबुर असेंबली सीट से निर्दलीय विधायक पीवी अनवर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने राहुल के डीएनए पर सवाल उठा दिए। नीलांबुर असेंबली सीट वायनाड लोकसभा सीट के इलाके में आती है। नीलांबुर के विधायक ने कहा, राहुल गांधी का लेवल बहुत नीचे गिर गया है। उन्हें तो शक है राहुल गांधी का जन्म नेहरू गांधी परिवार में हुआ भी या नहीं, इसलिए उनका डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। केरल में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो इस बात का सबूत है कि विरोधी दलों के नेताओं ने जो अलायंस बनाया था वो अब कहीं बचा नहीं है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस सामने सामने है। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं। ममता बनर्जी बंगाल में पहले ही बाहर हो गई थी। अब ममता बनर्जी लेफ्ट और कांग्रेस को बीजेपी के एजेंट बता रही हैं। कुल मिलाकर विरोधी दल दावे कुछ भी करें, हकीकत यह है कि एकता के दावे तार तार हो चुके हैं। आज अमेठी से बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई। असल में कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से अपनी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आज अमेठी में जगह जगह रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे दिखाई दिए। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर और दूसरे इलाकों में जो पोस्टर लगे हैं, उनमें लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। रॉबर्ट वाड्रा भी कई बार अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन गांधी परिवार ने अभी तक अमेठी को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन आज अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लग गए तो अमेठी से चुनाव लड़ रही बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कमेंट किया। जगदीशपुर की एक चुनावी सभा में स्मृति ईरानी लोगों से कहा, जीजाजी आने वाले हैं, इसलिए जगदीशपुर वाले अपनी जमीन जायदाद के कागज छिपा लें, क्योंकि जीजाजी की नजर जमीन पर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना, जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। ये तो बिल्कुल साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने तय नहीं किया कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं। लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा लड़ेंगे तो उन पर कैसे कैसे हमले होंगे और स्मृति ईरानी उनका क्या हाल करेंगी, इसका संकेत आज मिल गया। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहां ममता बनर्जी जबरदस्त कैंपेन कर रही हैं। एक एक दिन में कई कई रैलियां करती हैं और हर जगह अपनी रैली में ममता लोगों से कहती हैं, पिछली बार आपने गलती कर दी थी, इस बार गड़बड़ी हुई तो बीजेपी सब कुछ लूट लेगी, वोट देने का हक भी छीन लिया जाएगा, सीए लागू करेगी और फिर लोगों की नागरिकता चली जाएगी। आज बोलपुर की रैली में ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को 7 फेज में कराने पर ही सवाल उठाए। ममता ने कहा कि इतनी भीषण गर्मी में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में कराने का क्या मतलब है। यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इलेक्शन का पूरा शेड्यूल बीजेपी के मुताबिक बनाया गया है। और इसके बाद ममता ने लोगों से कहा कि बीजेपी को हराना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी आई तो देश को बेच देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, देश ही नहीं बचेगा। जो जिधर में भी हो, आप बीजेपी के खिलाफ में वोट दो। बीजेपी नहीं आना चाहिए। अगर बीजेपी आएगा तो देश बेच जाएगा। देश को बेच दिया, फिर भी देश को बेच देंगे। देश नहीं रहेगा, देश को इतिहास नहीं रहेगा, देश को परंपरा नहीं रहेगा, देश का यूनिटी नहीं रहेगा, देश को माँ बहन का सम्मान नहीं रहेगा, तपस्वी की नहीं रहेगा, दलित का नहीं रहेगा। वो झूठा बात करते हैं। बीजेपी पार्टी एक जुमला पार्टी, एक भावताबाज पार्टी, एक मिथ्येबाज पार्टी। ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये सब गड़बड़ कर देगी, लेकिन बीजेपी तो पिछले 10 साल से सत्ता में है। ममता बीजेपी पर तीखे हमले करें, कड़वी बातें कहें, चुनाव के वक्त कैंपेन में ये सब होता है, ठीक है,
लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने से बचना चाहिए। टीचर्स घोटाले में जब हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो ममता ने कहा कोर्ट के फैसले बीजेपी के दफ्तर में लिखे जा रहे हैं, और आज उन्होंने कह दिया चुनाव का शेड्यूल बीजेपी के इशारे पर बनाया गया। मुझे लगता है कि इस तरह के इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। ममता जैसी अनुभवी और पराक्रमी नेता को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है।